बताओ मेजर हेडिंग क्या है हमारा? मेजर हेडिंग है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स देख रहे हैं। कौन कौन सी टर्म हम लोग देख ले रहे हैं, देख चुके हैं। सबसे पहली टर्म हमने लिगेंड लिया हुआ है, वो हम कवर कर चुके हैं। इसमें लिगेंड के टाइप, यूनिडेंटेड, पॉलीडेंटेड, डाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, कीलेटिंग लिगेंड, ये सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगली टर्म की ओर जा रहे हैं। ठीक है, किसकी ओर जा रहे हैं? अगली टर्म की ओर जा रहे हैं। और फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग लेने वाले हैं, है ना। आप लोग फटाफट देखते जाओ। ओके, यस। तो अगली आपकी टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर। फटाफट लगाओ भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसको समझ लो। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझ लो, हेडिंग लगा लो कॉपी में और इसको समझ लो। ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द मेटल, ये लो, बाय द मेटल विद लिगेंड्स। बात समझ में आ गई? लिगेंड से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसने बनाए हुए हैं, है ना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, है ना। तो अब बहुत सिंपल सी बात है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर फटाफट, मैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला लिखते जाता हूं, आप उनके आगे फॉर्मूला लिख करके फटाफट आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते चले जाइए। कॉपी में लिखिए इस फॉर्मूला को और फटाफट से आपको लिखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फटाफट बता दो भाई, CN कितना है इसका? आप लोग लिखते चले जाओ, है ना। बोलते भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका CN कितना है ये भी आपको लिखना है। इसका CN कितना है ये भी आपको लिखना है। इसका CN कितना है ये भी आपको लिखना है। ये C2O4 C2O4 है ना। C2O4 आप पहचान रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस, इसका भी आपको बताना है कि आखिर ये है क्या। और लास्ट में आपको एक और बताना होगा, NI। नहीं तो फिर ये काम करो, ये नहीं, ये बता दो। बताओ, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का बता दो। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने? 2। नंबर 2 4। नंबर 3 का बता दो फटाफट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। नंबर 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, क्योंकि इसमें लिगेंड हमारा डाइडेंटेट लिगेंड है। देख लो जरा, डाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सलेट। कौन सा लिगेंड है? ऑक्सलेट, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो, C2O4 2-, जिसको कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, ये आपका O-, सिंगल बॉन्ड, ये आपका O-, और यहां से मेटल के साथ इस तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग बना करके इस तरह से कीलेशन करता है। ये डाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सलेट। और इसका एब्रिविएशन बता सकते हो क्या? ऑक्सलेट का क्या है? ऑक्सलेट का एब्रिविएशन OX लिख लो फटाफट। हाँ, OX लिख लो फटाफट। ठीक है, तो ये ऑक्सलेट हो गया। अब ऑक्सलेट डाइडेंटेट है और ऑक्सलेट के लिगेंड कितने हैं? 3। ठीक है, तो टोटल 6 बॉन्ड्स हो गए, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। यहाँ पर EDTA आपको पता है हेक्साडेंटेट है, तो 6 हो गया। ये वाला लास्ट वाला देख लो जरा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें कितने हैं बताना जरा, इसमें पहचान लोगे क्या? इसमें लिगेंड कौन कौन से हैं? अब आपको समझ में आ गया। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको लिगेंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डोनर एटम कितना है वो पता होना चाहिए। तो इसमें एक तो आपका पिरिडाइल है, ये लिगेंड है। ठीक है, एक आपका क्लोरीन है, ये है। एक आपका ACAC है। ACAC तो था ना कल, एसिटाइल एसीटोनेट। बताओ जरा, बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है? बताओ, ACAC बाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है?
डेंसिटी कितनी है इसकी? 2। अब बता दो, अब तो बता दो। अब बता दो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? पिरिडाइल तो देखो, पिरिडाइल जो है ना, अब पिरिडाइल तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, क्योंकि नाइट्रोजन पे एक ही लोन पेयर है और नाइट्रोजन ही डोनर एटम है। तो ये एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा और 2 बॉन्ड आपका एसी बनाएगा। तो कितना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर? 4 हो गया। तो आपको बेसिकली लास्ट एग्जांपल ये बता रहा है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में कभी कभी दिक्कत भी आ सकती है। वो तब आ सकती है जब आपको लिगेंड का स्ट्रक्चर या डोनर एटम या उसका ये नहीं पता हो कि उसकी डेंसिटी क्या है। तो आपको लिगेंड का स्ट्रक्चर, उसके डोनर एटम और डेंसिटी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये इसेंशियल है। स्पेशली आपको कंफ्यूज करेंगे डाइडेंटेट। मैं वापस बता देता हूं, डाइडेंटेट आपको कंफ्यूज करेंगे। यदि आपने कल कॉप में लिखे हैं तो फटाफट मुझे डाइडेंटेट लिगेंड्स के एब्रिविएशन बता दीजिए, फटाफट फटाफट। डाइडेंटेट लिगेंड के एब्रिविएशन बता दीजिए जो आपने किए हैं कल। एक तो OX किया है, एक आपने EN किया है, एक ACAC किया है, और क्या किया है बताओ जरा? एक DMG किया है, कॉप में देखो। और बताओ इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कौन सा है बताओ? डाइडेंटेट लिगेंड्स। डाई EN, वापस वही गलती कर रहे हो। डाई EN तो ट्राइडेंटेट लिगेंड है। मैं वापस बताना पड़ेगा मुझे कि ये क्या चक्कर है। ये ट्राइडेंटेट है, डाई EN है ना? ठीक है, और बताओ। डाइडेंटेट बताना है कॉप में देख के। मेरे ख्याल से एक और किया हमने, GLY किया है क्या? ग्लाइसिनेट। हाँ, और कौन सा किया है बता सकते हो क्या? DIPY। कौन सा? हाँ, डाइपिरिडाइल, डाइपिरिडाइल, डाइपिरिडाइल। और बस इतना ही है। चलो कोई बात नहीं। अब फटाफट नाम बोलते जाओ, मैं जैसे जैसे राउंड करता हूँ नाम बोल दो फटाफट, जो भी पता है। इसका नाम बोलो। ऑक्सलेट। इसका? थाइलामाइड। हाँ, नहीं, ये गड़बड़ हो गया। इसका? इसका क्या बताना जरा, ACAC का? कॉपी में देख लो, कल लिखा होगा ना आप लोगों ने। इसका? DMG का? GLY का? DIPY का? ओके। यस, तो ये ऑक्सलेट है, ठीक है? ये ऑक्सलेट है, एक नंबर। इस पे चार्ज कितना है बता सकता है क्या कोई? -2, -1, 0? क्या चार्ज है इस पे ऑक्सलेट पे? -2, -2 EN पे। ये है इथाइलिन डाइएमीन। वापस सुन लो, ये इथाइलिन है और डाइएमीन है। इथाइलिन डाइएमीन। अब जब डाइएमीन आएगा तो 2 NH2 है, 2 NH2 है तो ये डाइडेंटेट है। बात को समझो। और डाई EN इस EN का बड़ा भाई है, ये मैंने कल ही बताया था। डाई EN को बोलते हैं डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। जब ये ट्राइएमीन है तो ये ट्राइडेंटेट है, ठीक है? अभी इनका स्ट्रक्चर वापस बताऊंगा मैं। तो इथाइलिन डाइएमीन पे चार्ज बता सकते हो क्या? ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ACAC, एसिटाइल एसिटोनेट, इस पे चार्ज बता सकते हो क्या कितना है? एसिटाइल एसिटोनेट पे -1। DMG पे डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन, है ना? इस पे क्या चार्ज है? -1। GLY पे क्या चार्ज है? -1। ग्लाइसिनेट, डाइपिरिडाइल, ये आपका फिर से न्यूट्रल आ गया। तो आपको आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आपको लिगेंड का स्ट्रक्चर, उसका चार्ज और उसका नाम, उसका एब्रिविएशन, ये सब पता होना चाहिए। सब पता होना चाहिए, स्पेशली चार्ज और उसका स्ट्रक्चर।
ये पता होना ही चाहिए, उसमें डोनर एटम ये पता होना चाहिए। और आपको मैं वापस कह दूं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको सिर्फ डाइडेंटेट लिगेंड परेशान करेंगे। जितने मैंने बताए हैं उनका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, जो आपने ड्रॉ किया है वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। डाइडेंटेट ही आपकी मतलब परेशान करने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड नंबर का टर्म था, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो हमने कर लिया पूरा। अब हम वापस चलते हैं, हमारा जो अगला टर्म है 3 नंबर टर्म, फटाफट लिखो भाई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ये लो। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आप तभी निकाल सकते हो जब आपको लिगेंड पर चार्ज पता हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूं, आप खुद ही बताएंगे मुझे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, ठीक है? क्योंकि काफी सारे लिगेंड का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, वो बहुत कॉमन है। ये मैंने एक लिगेंड लिखा है आपके सामने, और ये मैंने यहाँ पर Cl2 लगाया है, यहाँ प्लस चार्ज है। अब मुझे बताओ जरा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, फटाफट। हम्म, +3। +3 एकदम सही है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जिसे रोमन नंबर में हम लोग आगे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, मेटल के सिंबल के आगे। ये इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, या +3 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये +3 है। ये आया कैसे वो समझ लो। दो टेक्निक है, एक तो बिल्कुल आपकी जो जनरल टेक्निक है ना वो है, वो क्या है, पूरी दुनिया जानती है H2O पे कोई चार्ज नहीं है ना? तो और एक Cl पे एक माइनस चार्ज होता है, दो Cl हैं तो 2 माइनस हो गया, ठीक है? अब यानी कि लिगेंड का, ये लिगेंड्स की तरफ से केवल -2 चार्ज आ रहा है। Fe और ये जो टोटल कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, समझ लो कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कितना अपीयर हो रहा है? +1। +1 इसका मतलब Fe का चार्ज है +3, उसमें से +2 तो इस -2 से बैलेंस हो गया, और +1 वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो ये जो चार्ज होता है, यहाँ ये +1 है। ये मेटल, आपका मेटल और लिगेंड दोनों की चार्ज आपस में सेटिस्फाई होने के बाद जो चार्ज होता है वो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है? यहाँ +1 रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब, और H2O का कोई चार्ज नहीं है, तो गेम में कौन है? क्लोराइड है और Fe है। क्लोराइड का -2 है ये पता है, तो Fe का इसका मतलब कितना हो गया? +3। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये जो मैंने आपको बताई है वो। इसके अलावा एक इसमें जो क्या बोलते हैं मेथड है ना, वो क्या है वो जरा देख लो, वो क्या है वो भी देख लो, कैसे निकालते हैं चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिख लो इसको फटाफट, जो मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले को, ऊपर वो एग्जांपल भी लिख लो। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। ये लो, चार्ज ऑन लिगेंड्स, ये लो, इन दोनों को ऐड कर दो। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जितना चार्ज है उतना आना चाहिए। कैसे? ये देख लो भाई कैसे, है ना? आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, वो तो आपको x लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही तो डिटरमाइन करना है, यही तो डिटरमाइन करना है। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितना है? +1। अभी यहाँ पर इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ये हम लोग ले रहे हैं x, क्योंकि यही हमें डिटरमाइन करना है, प्लस चार्ज ऑन लिगेंड, ये कितना चार्ज है? ये है आपका -2, यही तो है। चार्ज ऑन लिगेंड्स, 2 क्लोरीन है ना? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू -1, क्योंकि पर क्लोरीन 1 माइनस है, तो ये हो गया। अब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ +1 कब आएगा? जब x की वैल्यू आप क्या रखोगे? +3। आर यू एग्री विद मी? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप क्या निकाल सकते हो? मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए क्या पता होना चाहिए, बताना जरा, क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको पता होना चाहिए सारे लिगेंड्स पर चार्ज, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और इसमें आपको कंफ्यूज कौन करेंगे? मैं पहले ही बता देता हूं, डाइडेंटेट लिगेंड आपको कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि कुछ डाइडेंटेट लिगेंड में -1 चार्ज है, कुछ में -2 है, कुछ न्यूट्रल है। तो वो 5-6 डाइडेंटेट हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लो, आपसे कहीं कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? क्योंकि यूनिडेंटेट तो वैसे ही काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस होते हैं, यूनिडेंटेट आप तुरंत कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एक चीज एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप मुझे मेटल का फटाफट जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मुझे निकाल करके बताएंगे। ये लो 6Cl2। अब यहां पर फटाफट मुझे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो।
कोबाल्ट की, सॉरी, जल्दी से। बता सकते हो क्या? +2। +2 कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2। बाकी लोग बताओ भाई, ये सही है या नहीं है? +2 आएगी या नहीं आएगी? देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इसको इसको यदि आप लोग ओपन करोगे, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज, आपको जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज क्या है वो आपको पता लगाना जरूरी है। वो पता चलता है काउंटर आयन से, इससे, ठीक है, इससे पता चलता है। ये क्या है, क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1, दो क्लोरीन पे -2। इसका मतलब ये देखो, हमेशा ये बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन सोल्ट है। कोऑर्डिनेशन सोल्ट में क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन होता है और ये नेगेटिव आयन होता है, दोनों आपस में मिलकर के सोल्ट बनाते हैं, ये आप जानते ही हो अच्छी तरह से। अब बात समझने की क्या है वो देख लो जरा। वो ये है कि काउंटर आयन का चार्ज है -2, ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन का -1 है, दो क्लोरीन का -2। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर +2 चार्ज है। ये लो, ये लो, ये +2 चार्ज है, तभी यहाँ पर 2 Cl इससे अटैच है, और ये पूरा जो सोल्ट है वो न्यूट्रल है। बात समझ में आई है आपको? इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आपको चार्ज पता चल गया +2। किससे पता चला? काउंटर आयन से। ओके, अब +2 है, ये +2 किसका है? ये NH3 का, तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, NH3 तो न्यूट्रल लिगेंड है। इसका मतलब ये जो भी चार्ज है वो कोबाल्ट का है, राइट? तो कोबाल्ट का चार्ज आ गया +2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। बताओ इसमें कहाँ दिक्कत है? बताओ भाई, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना? आप लोग निकाल सकते हो ना ये चीजें, छोटी मोटी चीजें, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एक एग्जांपल और देता हूं, फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके आप मुझे बताओगे। और एग्जांपल है आपके सामने, फटाफट ये लो, जल्दी से मुझे बता दो, इसमें Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट Hg का। बता भी दो। हम्म, +2, यस, ये वापस +2 ही सही है। ये कैसे है? ये बहुत सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन, ये पोटेशियम है, पोटेशियम को पूरी दुनिया जानती है कि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो +2 चार्ज हो गया, ठीक है। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे -2 चार्ज है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे -2 चार्ज है, कैसे पता चला? क्योंकि बाहर जो आयन है, पॉजिटिव आयन है ना, वो क्या है, पोटेशियम है, और पोटेशियम पे +1 ही होता है। अनडाउटली पोटेशियम पे हमेशा +1 होता है, पोटेशियम पे कभी +2 +3 होता नहीं है, ठीक है ना, बच्चा बच्चा जानता है ये। तो अब ये +2 हो गया, इसका मतलब इस पे -2 है। अब -2 में कंट्रीब्यूशन देखो किस किस का है, आपका Hg और Cn। अब Cn के लिए भी सब जानते हैं, एक Cn का -1 है, इसका मतलब 4 Cn है तो -4 है। उस -4 में से -2 यहाँ अपीयर हो रहा है, इसका मतलब इसका +2 है, तभी इसके +2 ने इसके -2 को बैलेंस कर दिया, और -2 यहाँ अपीयर हो रहा है। ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप चले जाओ फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या कहता है? चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे आपने चार्ज निकाला -2, इक्वल टू मेटल का चार्ज आप लेंगे x, ठीक है ना, प्लस करेंगे आप किसका, लिगेंड्स का चार्ज। लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, कितने चार्ज वाले हैं? -1 चार्ज वाले हैं। इस इक्वेशन में किसी को डाउट है तो बता दो, बता दो, किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना? तो आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, x की वैल्यू यहाँ पर +2 आएगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, x की वैल्यू यहाँ पर +2 आएगी, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू आप +2 रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इधर -2 हो जाएगा, या आप वैसे कर लो, x इज इक्वल टू, वैसे कर लो, वैसे ही +2 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला केस है। अब मैं आपके सामने एक और रख रहा हूं, आपको फटाफट, ये डिफरेंट केसेस हैं, देखो, है ना, आपको ये सीखने ही होंगे, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास में। यस, तो ये यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 2, फटाफट बता दो मुझे इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, फटाफट क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे मुझे आप। श्रेया तुम बताओ भाई, श्रेया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो फटाफट।
हाँ, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्रोमियम का फटाफट। सर +3। +3 आएगा। +3, ये कोई मैसेज हमें मिला है, यस, ओके ठीक है, तो ये +3 ही आएगा। ये आप कैसे निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज कितना है बताना जरा, -1 इज इक्वल टू मेटल का x ले लो। अब लिगेंड की वजह से NH3 का तो 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, इसको हम कोई मतलब नहीं है। ये ऑक्जेलेट है आपका। अब यहाँ आपको केयरफुल होना पड़ेगा। ऑक्जेलेट का जो चार्ज है, ऑक्जेलेट लिगेंड कितने हैं, 2 है, एक पे कितना चार्ज है, -2 है, ये लो। तो अब आप x की जगह +3 रखोगे तो ऑटोमेटिकली इधर -1 आ जाएगा आंसर, राइट। या आप x इज इक्वल टू वैसे करके देख लो तो फाइनली +3 आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे इसका बताओ, जहां मैंने अभी टिक किया है इन तीनों का, ये तीनों एक ही है, इनमें एक ही लिगेंड का टाइप है, बता दो फटाफट। अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या बता रहे हो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताना आपको, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। यस, ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज का रोल है केवल, और किसी का डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में डेंसिटी का रोल नहीं है, चार्ज का रोल है। लिगेंड पे चार्ज क्या है, सीओ। अब सुन लो, एक नई बात बता रहा हूं, अभी तो बाद में पता चली जाएगी। सीओ का नाम है कार्बोनिल, लिख लो इसको कहीं। सीओ का नाम है कार्बोनिल, ठीक है, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। और जीरो। केवल, हाँ यस, यहाँ पर क्रोमियम हो, क्रोमियम हो, चाहे आपका Ni हो, चाहे आपका Fe हो, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोनिल के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें केवल कार्बोनिल लिगेंड है, उनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यू हैव टू रिपोर्ट 0 बिकॉज कार्बोनिल इटसेल्फ इज न्यूट्रल, और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस केवल कार्बोनिल ही बनाता है जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। बात को समझो, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल था ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस है वो हम सारे कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, वो भी हम कर चुके हैं, ठीक है। होप नाउ यू आर नाउ वेरी मच एबल टू प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑन लिगेंड्स। आपको लिगेंड्स पर चार्ज पता होना चाहिए, किस लिगेंड पर क्या चार्ज है। जैसे सल्फेट पर आपका होता है 2-, है ना। हाइड्रोक्साइड पे होता है -1, NH3 होता है न्यूट्रल। ये सारा आपको पता होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द चार्ज। बात समझ में आई। अगली टर्म लिखो भाई फटाफट, ओ सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, अगली टर्म लिखो। यस, कितना नंबर है बताना जरा। कितना नंबर है टर्म, 4th, ओके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फटाफट लिख लो अपनी कॉपी में, और फटाफट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला लिख लो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है वो लिख लो। EAN कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये मेटल का कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है। EAN ऑफ मेटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिख लो भाई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन, इन मेटल आयन। मेटल आयन कौन सा, आपका ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। मेटल एटम नहीं, मेटल आयन, ओके। एक्स यहाँ पर क्या है, चार्ज है, ओके। प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड्स, ये लो। लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, ठीक है। ये उसका EAN है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये उसके EAN की डेफिनेशन है कि एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयन एंड द टोटल इलेक्ट्रॉन्स गेन फ्रॉम द लिगेंड, ठीक है। इनका सम है, क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ दैट मेटल, ठीक है। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये करके इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे, ठीक है, ओके। यस, तो मैंने आपके सामने कॉम्प्लेक्स रखा है FeNH3 6 और ये है 2+। फटाफट इससे इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरी तरफ देखते जाओ फटाफट। स्क्रीन पे देखो, आपको कैलकुलेट करना है EAN ऑफ Fe। Fe का EAN कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन। तो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो पता होना चाहिए सबसे पहले, बताओ जरा। मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
बता भी दो। सर +2। +2 Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो Fe में इलेक्ट्रॉन कितने हुए +2 में, सॉरी +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए Fe +2 में? Fe +2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? नहीं पता? Fe +2 में Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 28। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, यस, ओके, यस। अब मेरी तरफ देखते जाओ फटाफट। जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सारे के सारे 3D सीरीज के, ठीक है। 3D सीरीज क्या है मैं बता देता हूं आपको। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक, है ना, ये मेटल्स हम मैक्सिमम पढ़ेंगे। और इनका जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूं, ये आपको वैसे भी ध्यान होगा। ये लो, ये लो, क्या है ये, एक बीच में छूट गया यहाँ पर। हाँ, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 10 हैं। 21 से लेकर के 30 तक। 30 किसका है? इसका है। 21 किसका है? इसका है, ठीक है। इनको इनको मैंने कैसे याद, या आपके पास यदि कोई टेक्निक नहीं है तो आप मेरी टेक्निक से याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस तरह से याद कर रखा है, जरा देखना मैं क्या बोल रहा हूँ और कर्सर कहाँ चल रहा है। सक्टिविकर्मन, देखना जरा, सक्टिविकर्मन हो गया ना, सक्टिविकर्मन, ये देखो, सक्टिविकर्मन हो गया ना, सक्टिविकर्मन, फिकोनिकुजन, ये लो हो गया, फिकोनिकुजन हो गया, सक्टिविकर्मन, फिकोनिकुजन। अब इसमें एटॉमिक नंबर इसका 21 है, इसका 30 है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद में आपको एक ही एटॉमिक नंबर याद रखना है, वो है आयरन का। मोस्ट फेमिलियर मेटल है ना ये आपसे, आयरन, इसका है 26। अब आप किसी का भी याद कर सकते हो, जैसे फिकोनिकुजन आप बोलोगे तो इसका 27 हो गया, इसका 28 हो गया, इसका 29 हो गया, ठीक है। इससे पहले वाले का इसका 25 हो गया, इसका 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, कहानी खत्म। तो एक बार बोल के बताओ जरा, कोई भी आधा बोलो। ओके, यस, वेरी गुड, ओके। मैं बोलता हूं, सुन लो जरा। सक्टिविकर्मन, फिकोनिकुजन, ठीक है ना। आपको यदि कैसे याद नहीं है तो ऐसे याद कर लो, यदि आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बता रहा हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की टेक्निक, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ। 3D में इलेक्ट्रॉन आता है, 4s में आता है, ये 2 होता है, ठीक है। 3D में कितना होगा, 4s में कितना होगा, वो बहुत सिंपल है। मान लेते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 26 के लिए, ठीक है। तो आपको करना कुछ ही नहीं है, यहाँ आप 3D लिखेंगे, यहाँ आप 4s लिखेंगे। ये 2 है, इसको इधर ले जाएंगे, 6 को इधर ले आएंगे, क्या हो गया 3D 6 4s 2, कहानी खत्म। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको लिखना है, मान लेते हैं इसका 28 का, ठीक है। 28 आपको पता है निकिल है, आप 3D इधर लिखेंगे, 4s इधर लिखेंगे, 2 को इधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, 3D 8 और 4s 2, वेरी वेरी सिंपल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बताना जरा। सर आ गई। तो अब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख करके देखो, 24 है क्रोमियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख करके देखो, बताना जरा। 3d4 4s2। यस, 3d4 4s2। लेकिन अब सुन लो, इसी कॉन्फ़िगरेशन में और एक और कॉन्फ़िगरेशन में हमें प्रॉब्लम है ना। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि 3d4 जो है वो स्टेबल अरेंजमेंट नहीं है, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से यहाँ, और ये कन्वर्ट हो जाता है 3d5 4s1। तो आपको क्रोमियम, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ये जो मैंने रूल बताया ना, इसका डेविएशन है। कौन? क्रोमियम। क्रोमियम इसका डेविएशन है। क्या डेविएशन है? क्रोमियम में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठ करके इधर आ जाता है, ये 3d5 4s1, ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्रोमियम के केस में, यानी कि जो आप ये जो मैंने ट्रिक बताई है ना, इससे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे। एक तो 3d4 कभी नहीं आएगा, आप उसको 3d5 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक अब आप समझ गए ना, 3d9 भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि 3d10 में कन्वर्ट करेंगे, वो फुल्ली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है।
और ये फुल्ली फिल्ड है, और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल. That's why you will never write 3d9 and you will never write 3d4 in a neutral atom. न्यूट्रल में नहीं लिखना है. किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल एटम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं हो सकता. अब आपको समझ में आ गया कॉपर का क्या है जशनप्रीत? यस. 3d5 4s1. यस यस यस. इसी तरह से आप कॉपर का लिखेंगे, आप सोचेंगे इसका 29 है ना एटॉमिक नंबर, तो 3d9 और 4s2 होगा. नहीं, ये नहीं होगा. 3d9 is not the stable one. 3d10 is more stable than this. That's why one electron will be transferred from 4s2 to 3d9. Okay, and the electronic configuration will be 3d10 4s1. So there are two situations where you will find the deviation from this trick, and that is atomic number 24 chromium and atomic number 29 which one बताना जरा? आपका कॉपर. हो गया. अब मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको सबसे पहले तो ये समझाया कि हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की बात कर रहे हैं, जिसको बार बार बोल रहे हैं मेटल 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 मेटल, वो मेटल हम 99% केसेस में कौन सा लेंगे? एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक. ये हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है 3D सीरीज के. इतनी बात हो गई. इसके बाद में ये मेटल कौन से हैं? सक्टिव कार्बन फिकोनिक उर्जन. इतनी बात हो गई. इसके बाद में आपको एटॉमिक नंबर सिर्फ 3 का याद रखना है. 21 स्कैंडियम, जिंक 30 और Fe आयरन, जिसको जो सबसे ज्यादा फेमस है उसका है 26. अब आप बाकी का रिलेटिव बोल करके रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से उनका एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो. एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया. उसमें डेविएशन कहाँ होगा? 24 एटॉमिक नंबर. 3d4 कभी नहीं आना है. 3d4 यू विल नेवर राइट. 3d9 यू विल नेवर राइट. बात समझ में आ गई? इसके अलावा जो भी आता है वो सारा सही है. 3d4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? 3d5 में, 3d9 3d10 में. ये बिल्कुल बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और एटॉमिक नंबर की. बताओ, अब आप मुझे बताओगे Fe2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फटाफट बता दो. Fe2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Fe2+ में 24 क्योंकि न्यूट्रल में तो 26 है ना. इसका एटॉमिक नंबर पता चल गया ना 26. ठीक है, तो उसमें न्यूट्रल में 26 है, तो यहाँ पे तो +2 है. ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया यहाँ से, अमोनिया का तो 0 है और इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे 2+ चार्ज है, तो Fe पे कितना चार्ज हुआ? +2. अब Fe पे चार्ज +2 हुआ तो Fe के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24, क्योंकि न्यूट्रल में 26 होते हैं, तो ये हो गए 24 इलेक्ट्रॉन. किसमें? Fe2+ में. तो अब हमें जो EAN का फॉर्मूला है उसका फर्स्ट पार्ट है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल आयन, वो मिल गया है. वो है हमारा 24. प्लस में आपको करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम द लिगेंड. लिगेंड भाई कितने हैं? 6 लिगेंड है, और एक लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2. तो 2 × 6 कितना हो गया भाई? बताना जरा. इसको सीधा ही हम लिख देते हैं 12. इतना करने की जरूरत ही नहीं है. 12 कितना आया? 36. ये 36 क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है. किसका? आयरन का. दिस इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन 36. ठीक है, अब आप मुझे एक और का कैलकुलेट करके बताएंगे फटाफट. ये लो भाई, मैंने लिख दिया फॉर्मूला, आप कैलकुलेट करेंगे इसका EAN. यस, जल्दी से, फास्ट. यस, जल्दी से. EAN ऑफ Ni. Ni का चार्ज क्या है बताना जरा. Ni के इलेक्ट्रॉन तो चाहिए आपको. Ni का चार्ज कितना है इसमें? 0. Ni का चार्ज 0 है, तो एटॉमिक नंबर कितना है Ni का? फीकोनी. देखो ऐसे निकालना है, फीकोनी. अब ये Fe आपको पता है ना? नहीं, हाँ, यस 36. वेरी गुड. तो इसमें 28 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 4 लिगेंड लेके आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन. टोटल हो गया 36. ये लो, आपको थोड़ा सरप्राइजिंग नहीं लग रहा? Ni का भी 36, Fe का भी 36. एक्चुअल में रूल क्या है वो सुन लो. एक्चुअल में ये स्टोरी क्या है, ये आप क्या हो रहा है वो सुन लो. एक्चुअल में एक है EAN रूल, है ना? क्या है? देख लो जरा. EAN रूल ये कहता है कि मेटल आयन प्लस में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, इसको हम लोग ऐड करते हैं. इलेक्ट्रॉन इन द मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो ये मेटल के नेक्स्ट नोबल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना हो जाना चाहिए. मेटल की नेक्स्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब ये जो मेटल्स हैं
ये जो मेटल्स हैं, है ना, नोबल गैस तो आप लोग जानते ही हो, 18 पे एक Ar आता है, उसके बाद में सीधा 36 पे आता है क्रिप्टॉन। ओके, इसका मतलब इन सबका जो EAN है वो क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 21 से लेकर के 30 तक मेटल हम लोग देख रहे हैं ना, इसकी नेक्स्ट नोबल गैस कितने पे आएगी, क्रोमियम क्रिप्टोन आएगी 36 एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो इसलिए इन सबका EAN कितना आना चाहिए, 36। और जो EAN रूल को फॉलो करेगा वही होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि जिसका नोबल नेक्स्ट नोबल गैस के क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आता है EAN, वो होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वो फटाफट लिख लो आप लोग, वो फटाफट लिख लो। EAN रूल का स्टेटमेंट ही लिख लो, EAN रूल का स्टेटमेंट लिख लो। यस, लिख लो। EAN of the metals, EAN of the metals must be equal to, EAN of the metals must be equal to atomic number of the next noble gas. EAN of the metal must be equal to atomic number of the next noble gas. ठीक है, ये EAN रूल है। क्या है, EAN रूल, है ना। उसके आगे लिख लो, complexes follows EAN rule are considered as stable. Complexes following EAN rule that follows EAN rule are considered as stable. ठीक है, उनको हम मानते हैं कि वो स्टेबल हैं, बाकी सारे स्टेबल नहीं हैं। तो ये EAN की छोटी सी स्टोरी थी, है ना। हालांकि आजकल EAN रूल को ज्यादा मानते नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अगली टर्म लेते हैं। टर्म नंबर बता दो भाई, 5 नंबर है क्या? फटाफट लिख लो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बताओ भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, फटाफट बता दो। कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट जो क्लोज रहता है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ठीक है, वही कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ओके, तो अब आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट। इसकी डेफिनेशन लिख लो, चलो, कई बार उसमें आ जाती है, राइट द डेफिनेशन, है ना। उसमें लिख लो फटाफट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी यही लगा लो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये दोनों एक ही है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये एक ही है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट क्लोज रहता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट, मैं डिक्टेट करा देता हूं आपको। द सेंट्रल मेटल आयन, द सेंट्रल मेटल आयन, द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड, and the ligands attached to it, attached to it are enclosed in square bracket, in square bracket, and its and is collectively known as coordination entity, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फीयर। ये लो भाई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो पार्ट क्लोज रहता है वो होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हमारी एक टर्म थी, वो हो गई है। अब हम कितने नंबर पे आ गए बताना जरा। लिख ली क्या आप लोगों ने, आगे चल सकते हैं? किसी ने नहीं लिखी है तो बता दो भाई तुरंत, हम लोग रुक जाएंगे। और यदि लिख ली है तो हम आगे आ गए हैं। 6 नंबर फटाफट लिख लो। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन किसको बोलते हैं, फटाफट लिख लो। द स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट
the spatial arrangement of ligands around central metal ion constitute the coordination polyhedron. बात समझ में आ गई? जो अरेंजमेंट जो स्पेशियल अरेंजमेंट डेवलप होता है, यानी कि स्पेस में क्या अरेंजमेंट है ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दैट पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर. किस पे डिपेंड करता है ये बताना जरा? कोऑर्डिनेशन नंबर पे. कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग जो मोस्ट देखने वाले हैं पूरे चैप्टर में, एक तो वो है 4, एक है 6. ठीक है, ये दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर हैं. 4 की स्ट्रक्चर आपको पता है ना क्या है, बताना जरा? एक तो इसकी हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, एक इसकी कौन सी हो सकती है बताओ जरा? टेट्राहेड्रल. 4 में ये दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो ही कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पॉसिबल है. स्क्वायर प्लेनर तो आप जानते ही हो, एक स्क्वायर है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, बीच में मेटल है और लिगेंड आपका चारों तरफ है सेम प्लेन में, ये स्क्वायर प्लेनर है. टेट्राहेड्रल आप लोग जानते ही हो, एक टेट्राहेड्रल है, ये लो टेट्राहेड्रल मैनर में 4 लिगेंड्स दे सराउंड्स द मेटल आयन, ये आपका टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है. और 6 में क्या होता है बताना जरा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो बताओ? ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल आपकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल. और ऑक्टाहेड्रल कैसे डिजाइन होता है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. ये लो, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है. ये लो, इसमें मेटल बीच में होता है और 6 लिगेंड इस तरह से, 4 लिगेंड सेम प्लेन में स्क्वायर प्लेनर की तरह, और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, इस तरह से ये आपका ऑक्टाहेड्रल है. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे है आपके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन. गलती से आपको कहीं 5 कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिख जाए तो उसका भी लिख लो भाई, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या होता है वो भी लिख लो. 2 इसमें स्ट्रक्चर पॉसिबल है, वो वही है देखो जो आप जानते हो. एक तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, एक तो स्क्वायर पिरामिडल है और एक आपका है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये लो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे. ये आपको आपके चैप्टर में तो आपको कभी नहीं देखने को मिलेंगी. आप केवल 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर से डील करेंगे जो मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रन होता है. बस यही होता है. तो ये है हमारे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो आपको पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है क्या? बेसिकली स्पेशल अरेंज, स्पेस में क्या अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, है ना. कॉन्सेप्ट ये टर्म नंबर 7 ये आपका आ गया है होमोलैप्टिक एंड, फटाफट लिख लो, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेज. ठीक है, अब ये बहुत इजी सी टर्म है. देखो मैं एक लिगेंड बताता हूँ, एक लिगेंड नहीं, आपको एक मेटल कॉम्प्लेक्सेस देता हूँ. ये मैंने एक आयरन का कॉम्प्लेक्स लिया, ये मैंने H2O लिगेंड लगा दी. अच्छा है, अब आयरन पे मान लेते हैं +3 चार्ज है, वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं है बेचारे पे, तो जो +3 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा. हो गया, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब एक दूसरा और लेते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आयरन का ही लेते हैं. अभी हमने क्या किया, लिगेंड को थोड़ा सा मिक्स कर दिया. कैसे? Fe को किया ही किया, और यहाँ पर H2O है, वो हमारा 6 नहीं, इसको इस बार 3 ले लेते हैं और 3Cl3 ले लेते हैं. अब इस बार यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, क्योंकि जो इसका +3 था वो हमारे जो Cl हैं 3 उनसे सेटिस्फाई हो गया, काउंटर बैलेंस हो गया, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है. इतनी बात क्लियर हो गई. अब यहाँ जो है नंबर 1 जो है ये H2O वाला जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मैं देखो क्या लिखता हूँ, इसमें सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड है वो सेम है. ऑल लिगेंड्स आर सेम. बताओ सेम है कि नहीं है? तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं होमोलैप्टिक. इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं क्या? होमोलैप्टिक. ठीक है, और यहां पर क्या है, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड है. तो जहां पर मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड है उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलैप्टिक. बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताना जरा? हेटेरोलैप्टिक बोलते हैं, बताओ.
यस सर। तो ये हमारी एक अगली टर्म थी, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक। तो इसके साथ हमारी जो टर्मिनोलॉजी वाला जो सीन है वो हमारा पूरा हो गया। जरा एक बार हम लोग थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग एक बार इस टॉपिक को पकड़ लो, एक बार जो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नेचर को पकड़ लिया ना आप लोगों ने, फिर आप लोगों को कोई भी टॉपिक बताया जाए आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो अब तक आपको क्या पता चला बताओ? क्या आप कोऑर्डिनेशन ये इसके क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या? बताओ जरा, कोई दिक्कत है क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में? ओके, यस, तो आप लोगों को दिक्कत है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, दिक्कत है तो हमारे पास इलाज हर चीज का है। अब आप देख लो जरा, मेरा एक इशारा मैं करके आपको क्लास बंद करने वाला हूं। इस पूरी जो आपको स्क्रीन पर केवल आपको एक ही तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, आइदर राइट द फॉर्मूला और राइट द नेम। सही बात है कि नहीं है, बताना जरा। आपको पूरी स्क्रीन पे एक ही तरह के टॉपिक वो दिख रहे हैं आपको,